नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रैक्टिस सेट के साथ पुनः उपस्थित हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था का अभी 2 प्रैक्टिस सेट मैं जारी करूँगा, जो आपके वनडे कंपटीशन के लिए यूजफुल तो होगा ही, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए भी सबसे बेहतर प्रैक्टिस सेट के साथ ये मैं सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन। तो देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, पूछा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध पूछ रहा है कि राष्ट्रपति जो किससे परामर्श करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सही है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ये भी सही है। संबंधित राज्य के राज्यपाल से, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है। साबित कदाचार या असमर्थता का तात्पर्य होता है कि महाभियोग की प्रक्रिया तरह से। तो पूछ रहा है कौन हटा सकता है ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो कौन हटा सकता है। संसद द्वारा समावेदन पर राष्ट्रपति, है ना। संसद द्वारा समावेदन पर राष्ट्रपति, यानी कि संसद के दोनों सदनों में यह लगभग 2/3 बहुमत से वह जो आपका साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि संसद द्वारा समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है मौलिक अधिकारों को लागू करने तथा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्न में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने या उसके अतिक्रमण के मामले में उच्च न्यायालय जो है कितने प्रकार के आदेश जारी कर सकता है, एक तरह से कितने प्रकार से रिट जारी कर सकता है। तो 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को। तो वो कौन कौन सी होंगे ये देखते हैं। तो परमादेश रिट होगी, प्रतिषेध रिट होगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होगी, है ना, अधिकार परीक्षा होगी और उत्प्रेषण लेख होगा। तो उपयुक्त में से सभी प्रकार के आदेश हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो सभी प्रकार से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है भारत के 21 उच्च न्यायालयों में सबसे बाद में किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो स्वाभाविक है, देखिए उस समय का क्वेश्चन है ये, जब चूँकि बुक जो है ये पब्लिकेशन जब प्रिंट किया गया होगा, बुक तब की बात कह रहा है कि सबसे बाद में। तो स्वाभाविक है, नए राज्य का जो गठन हुआ था तो उसमें झारखंड एक राज्य था, जहाँ पे 21वें उच्च न्यायालय के रूप में कह रहा। भारत के 21 उच्च न्यायालयों में सबसे बाद में किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सबसे बाद में यानी झारखंड का गठन सबसे बाद में हुआ था, है ना। तो यहीं पर जो है ये सबसे बाद में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी झारखंड में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा है कि किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी अस्थायी खंडपीठ हैं। तो चलिए देखते हैं किस उच्च न्यायालय के कह रहा है कि सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी पीठ हैं। तो किसके अस्थायी अस्थायी पीठ हैं। तो ये होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अस्थायी और अस्थायी पीठ दोनों हैं, तो सही हो जाएगा। अगला है किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं, है ना। तो किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। तो स्वाभाविक है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। यानी कि भारत में जितना भी उच्च न्यायालय स्थापित है, सभी उच्च न्यायालयों में सर्वाधिक न्यायाधीश की संख्या दी है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संख्या अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी, ये पूछ रहे हैं। तो पहली महिला जो थी अन्ना चंडी, है ना। किसी उच्च न्यायालय में पहली महिला यदि कोई न्यायाधीश नियुक्त हुआ है तो कौन था, अन्ना चंडी, ठीक है ना। अगला है, किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, तो स्वाभाविक है दिल्ली उच्च न्यायालय, ठीक है ना। तो संघ शासित क्षेत्रों में एक दिल्ली ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का अपना उच्च न्यायालय है, तो ये दिल्ली उच्च न्यायालय हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा है, देश के 21 उच्च न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है। देखिए ये तो घटती बढ़ती रहती है, और ये 21 उच्च न्यायालयों में उस समय का प्रश्न है, तो 451 ये तो उस समय का संख्या है। अब कुछ संख्याएं जो है बढ़ गई होंगी। अगला है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या सबसे कम है। यानी सबसे अधिक तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, सबसे कम अगर संख्या कहीं है तो सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम संख्या है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो नियुक्ति करता है या अन्य निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्ति करता है वह भारत का राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। तो अब देखिए, जो निर्वाचन आयोग का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण है और राष्ट्रपति के चुनाव में भी है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी है, लोकसभा के चुनाव में, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, है ना। उपयुक्त में से सभी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था। देखिए मज़ेदार का प्रश्न है और कई बार आपके कंपटीशन में यह पूछ भी चुका है। तो भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था, बहुत चर्चित नाम है सुकुमार सेन, ठीक है ना। सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः कुल कितने स्थान सुरक्षित हैं। तो कितने स्थान सुरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए 79 है ना, और जनजाति के लिए 40 है। ये लोकसभा की बात कह रहा है, ठीक है ना। लोकसभा में एससीओं की जो संख्या है वो 79 है, एसटीओं की संख्या जो है यह 40 है, ठीक है ना। तो 79 और 40। अगला प्रश्न है, राज्य के विधानसभाओं में कुल 3997 स्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की क्रमशः कुल कितनी सुरक्षित स्थान है। देखिए ये लोकसभा का पूछा है और ये विधानसभा का पूछा है, संपूर्ण राज्य की विधानसभाओं का पूछा है। तो चलिए इसको देखते हैं, एससीओं की कितनी सीटें हैं। तो अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं 557 सीटें हैं और जनजाति की 303 सीटें हैं, ठीक है ना। तो 557 303 सीटें जो रिजर्व की गई हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है। वही बहुत मज़ेदार प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो सूची है कौन तैयार करता है, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति, ठीक है ना। सूची तैयार करने का काम कौन करता है, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्न में से किन राज्यों में अनुसूचित
जनजातियों के कल्याण का एक प्रभारी मंत्री होना आवश्यक है। तो प्रभारी मंत्री होना आवश्यक है, किन राज्यों की बात कह रहे हैं? तो देखिए, अनुसूचित जातियों की जो संख्या मध्य प्रदेश में है ना, प्रभारी मंत्री की नियुक्ति होती है, बिहार में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है। तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में संसद तथा विधानमंडल में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है ना? तो आरक्षण का जो मामला है, खासकर संसद एवं विधानमंडल में, तो वो 10 वर्ष से बढ़ा करके कितने वर्ष कर दिया गया था? तो 50 वर्ष कर दिया गया था, है ना? 10 वर्ष से बढ़ा करके यह 50 वर्ष कर दिया गया, तो विस्तारित कर दिया गया था। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो वर्तमान समय में 22 भाषाएं संवैधानिकृत हैं, यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थीं, अब में संवैधानिक संशोधन कर किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, अब में संवैधानिक संशोधन कर किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो पहले 14 थी, तो देखते हैं। तो देखते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा आपकी कोंकणी, सिंधी, है ना, नेपाली और मणिपुरी, यह 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, है ना? तो ये भाषाओं को शामिल किया गया, तो क्या हो गया, यानी कह रहा है कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी, बाद में संवैधानिक संशोधन कर किन भाषाओं को शामिल किया गया? तो इसमें सभी भाषाएं शामिल हैं, डोगरी भी है, कोंकणी भी है, सिंधी भी है, नेपाली भी है और मणिपुरी है, सभी भाषाएं, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है, संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों को निम्न में से कौन निश्चित करता है? तो अगर सदस्यों का निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है संसद या विधानमंडल में, तो उसका निपटारा कौन करता है? तो कह रहा है कि संबंधित विवादों को निम्न में से कौन निश्चित करता है? तो कौन निश्चित करता है? उच्च न्यायालय, ठीक है ना? उच्च न्यायालय जो कह रहा है, संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों को निम्न में से कौन निश्चित करता है? तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट करता है। अगला है, संविधान के अनुसार सरकार के लिए लोक सेवा आयोग के कृत्य, है ना? तो लोक सेवा आयोग की कृत्य क्या है? सलाहकारी के रूप में, यानी कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार सरकार के लिए लोक सेवा आयोग का कृत्य कैसा है? सलाहकारी के रूप में है। अगला प्रश्न है, किस आम चुनाव के पश्चात पहली बार कई राज्यों में मिलीजुली सरकार का दौर आया? तो मिलीजुली सरकार का जो दौर आया था, यह मुख्य रूप से चतुर्थ आम चुनाव 1967 में ये आया था, ठीक है ना? 1967 में। अगला है, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कौन मान्यता प्रदान करता है? किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जब आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितने प्रतिशत मत प्राप्त हों? तो 4 राज्यों में कुल 4% मत प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में कहाँ अपील की जा सकती है? तो निर्वाचन आयुक्त चुनाव चिन्ह के लिए कह रहे हैं, कोई विवाद हो गया हो, कह रहे हैं किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ पर अपील की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। अगर चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद हो
तो उसमें जो है अपील करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में है। ठीक है ना। अगला है लोकसभा के निर्वाचन हेतु कौन अधिसूचना जारी करता है? तो निर्वाचन हेतु अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति। अगला है प्रथम लोकसभा का चुनाव निम्न में से किस दौरान में संपन्न हुआ था? तो पहला लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो 25 अक्टूबर को डेट निश्चित की गई, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। अगला है प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो प्रथम लोकसभा में कितने राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14 थे उस समय, 14 जो थे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल थे। अगला है पूछा है संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो संघ और राज्यों के विधायी संबंधी संचालन का जो है किस सूचियों में किया जाता है? तो संघ और राज्य की दोनों बातें कह रहा है। तो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से सभी सूचियों में। ठीक है ना, उपयुक्त में से सभी सूचियों में संघ और राज्यों की विधायी संबंध का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपयुक्त सूचियों का विस्तृत उल्लेख संविधान के किन अनुसूची में किया गया है? तो इसका विस्तृत जो उल्लेख किया गया है वो 6वीं अनुसूची में किया गया है। 6वीं अनुसूची में विस्तृत उल्लेख किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। पूछा है मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है? तो 99 100 क्या 102 हो गई है संख्या। संघ सूचियों की संख्या का बदलाव हो गया है। तो वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं इसको देख लीजिएगा, करंट का मामला है। अगला है आगे की तरफ चलते हैं। पूछा मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उसकी संख्या कितनी है? तो कुछ संख्या घट गई है, 61 है इस समय। वैसे आप गूगल पे सर्च करा के देख लीजिएगा कि वर्तमान समय में राज्य सूची के विषयों में राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। इसको आप समसामयिक घटनाओं में लीजिएगा, देख लीजिएगा वर्तमान में कितनी संख्या है इनकी राज्य सूची के विषय में। अगला प्रश्न है मूल संविधान के समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी, अब कितनी है? तो 47 विषय थे समवर्ती सूची में, कुछ बढ़ा दिए गए हैं, तो वो है इस समय तो 52 विषय हैं, है ना। इसको भी देख लीजिएगा करंट अफेयर में कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो ये तो हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है निम्न में से कौन कथन सही है ना। सही कथन को आपको देखना है। संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है, ये सही है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को है, ये भी सही है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है कि भारतीय संविधान ऊपर है जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है अर्थात अवशिष्ट विषय पर विधि निर्माण का अधिकार किसे है? तो अवशिष्ट सूची में पर भी विधि निर्माण का अधिकार संघ को दिया गया है, यानी केंद्र को दिया गया है। तो देखिए जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, यदि सूचियों में किसी प्रकार का विवाद है तो उसे रिजर्व रख दिया जाता है, अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है, तो अवशिष्ट सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार संघ का है।
जैसे मूल संविधान में तो सूचियों का 3 ही सूचियों का उल्लेख है, लेकिन ये अवशिष्ट सूची भी बनाई गई है कि यदि विवाद कोई होता है इन सूचियों के बीच में तो उसे अवशिष्ट सूची में रख दिया जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था निम्न में से कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो तीनों सूचियों की जो व्यवस्था है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बराबर आता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है, पूछ रहे हैं कि विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इस पर कानून संघ और राज्य दोनों बनाते हैं। जैसे विवाह है, संविदा है, श्रम कल्याण है, बीमा है, आर्थिक सामाजिक योजना है, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला है, बैंकिंग, मुद्रा, प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता, बैंक, रेलवे, ये सभी किस सूची के विषय हैं? ये संघ सूची के विषय हैं। अगला है, पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि ये किस सूची के विषय हैं? तो ये राज्य सूची के विषय हैं। देखिए, पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुलिस का पूछता है, चाहे वह केंद्रीय पुलिस हो या राज्य की पुलिस हो, यह विषय जो है राज्य सूची का है। न्याय हो गया, जेल, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, ये सभी जो है राज्य सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, वन्यजीव प्राणियों का संरक्षण, नाप तौल को किस सूची में हस्तांतरित किया गया? किस सूची से किस सूची में हस्तांतरित किया गया? तो ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। जैसे वन जो है समवर्ती सूची का विषय है ना, शिक्षा भी समवर्ती का है, वन्य प्राणियों का संरक्षण भी समवर्ती का है, नाप तौल भी समवर्ती सूची का विषय है। पहले ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के पहले ये राज्य सूची के विषय हुआ करते थे, तो इसे समवर्ती सूची का। जैसे शिक्षा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का है। अगला है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हों तो क्या हो सकता है ना? तो क्या हो सकता है, इसको देखते हैं। क्या हो सकता है? संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा, है ना? कह रहा है संसदीय अधिनियम राज्य स्तरीय अधिनियम पर अधिवासी होगा, यानी भारी पड़ेगा। यानी कि जो संसदीय अधिनियम पारित होगा वो राज्य का जो अधिनियम पारित होगा उस पर क्या होगा? अभिवासी होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से दिया गया। अगला है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपके कंपटीशन में बराबर आता है। तो किस परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है ना? तो ये दिया है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी कि असफलता की स्थिति में। राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, यानी राज्य में आपातकाल लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में संसद जो है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार प्रश्न जो है आप कंपटीशन में आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, निम्न में से कौन कर शुल्क संघ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? ये भी देखिए कभी कभी पूछ देता है, कौन से कर और शुल्क संघ के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं, है ना? तो कौन से नहीं आते हैं? हाँ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, यह संघ के कर और शुल्क में नहीं आते हैं। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क आय कराता है, निर्यात कराता है, निगम कराता है, सीमा शुल्क आता है, विदेशी ऋण आता है, ये सभी संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
लेकिन कृषि भूमि पर संपदा शुल्क यह ये संघ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कर राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सा कर राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखते हैं। बिक्री कर आता है, भूमि कर आता है, मनोरंजन कर आता है, भूमि एवं भवनों पर कर आता है, पथ कर आता है, उत्तराधिकार कर आता है। उपयुक्त में से सभी होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ द्वारा आरोपित शुल्क है लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाते हैं ना? तो ये जो है, इसके कहने का तात्पर्य है कि कौन सा कर जो है संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। तो देखते हैं, विनिमय पत्र पर स्टाम्प शुल्क, ये सही है, संघ द्वारा आरोपित किया जाता है, राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। औषधि एवं मादक द्रव्यों पर कर, ये भी है। प्रशासन सामग्री पर उत्पादन शुल्क, ये भी है। उपयुक्त में से सभी होगा। अगला है, निम्न में से कौन कर संघ द्वारा आरोपित और संग्रहित है जो राज्यों में बांट दिए जाते हैं? इकट्ठा करने का, वसूलने का कार्य संघ करता है लेकिन राज्यों को बांट दिया जाता है। चलिए देखते हैं कौन सा है। रेलवे भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, ये सही है, ये भी है। समाचार पत्र के क्रय और उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, ये भी है। रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले माल और यात्रियों पर सीमा शुल्क, ये भी है। कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार शुल्क, ये भी है। कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति, ये भी है। माल के अंतर्राज्यिक क्रय विक्रय पर कर, ये भी है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस पर संघ द्वारा आरोपित संग्रहित किए जाने वाले हैं और उन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है? संघ सरकार लगाती भी है, वसूलती भी है और अपने भी ले लेती है, राज्य को भी दे देती है। तो कौन सा शुल्क होगा? कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर, ये सही है। और क्या है? औषधि और प्रसाधन सामग्री के अतिरिक्त अन्य चीज़ों पर उत्पादन शुल्क, ये भी कि संघ द्वारा लगाया वसूला जाता है, दोनों लोग आपस में बांट लेते हैं। तो दोनों सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला है, संघ को कर के अतिरिक्त राजस्व से होने वाले प्राप्तियों के स्रोत क्या हैं? संघ को कर के अतिरिक्त और राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो रेलवे से प्राप्त होता है, डाक तार से प्राप्त होता है, रेडियो दूरदर्शन, करेंसी, टकसाल, संघीय सरकार के औद्योगिक वाणिज्यिक उपक्रम। उपयुक्त में से सभी, तो सभी हो जाएगा। राजस्व के कई स्रोत हैं। अगला है, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करता है? तो संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय जो संसाधन हैं उस पर सलाह देने के लिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है 5 वर्ष के लिए। अगला है, 2 या अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों या जलाशयों के जल के बंटवारे से संबंधित विवादों में मध्यस्थता की व्यवस्था कौन करता है? तो यदि कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों में जल या जलाशय का कोई विवाद हो गया है तो उसकी मध्यस्थता कौन करता है? तो संसद करती है, उसकी मध्यस्थता संसद करती है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अंतर राज्यीय परिषद के प्रमुख कार्य क्या हैं? है ना? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो बनाई जाती है तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये कहता है कि क्या कार्य हैं अंतर्राज्यीय परिषद के। तो राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना, उन पर परामर्श देना, सही बात है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित के संबंध में विषय पर जांच करना, विचार विमर्श करना, ये भी सही है। उपयुक्त विषयों विशेषकर इनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी होगा। सभी कार्य अंतर्राज्यीय परिषद के हैं। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सही है। राज्यों के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी होते हैं। निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। तो योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, इसे नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग बना दिया गया है। अगला है निम्न में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो कौन योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, इसे नीति आयोग कहेंगे। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। 1950 में योजना आयोग के गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया था। तो योजना आयोग का गठन जो है किसकी संकल्पना के आधार पर किया गया था 1950 में। तो संघ मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर किया गया था। केंद्र राज्य संबंध पर पुनर्विचार के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार ने निम्न में से किस समिति का गठन किया था। तो केंद्र राज्य के मध्य कोई विवाद अगर हो तो उस पर पुनर्विचार के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार ने एक समिति बैठाई थी, जिसे राजमन्नार समिति कहा जाता है। राजमन्नार समिति, ठीक है। अगला है केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार विमर्श के लिए 1983 में केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी। 83 में जो नियुक्ति हुई थी केंद्र राज्य के संबंधों की जांच के लिए, तो सरकारी आयोग या सहकारी आयोग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था ये 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के अवसर पर किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका विकास हुआ था, प्रारंभ किया गया था इसे। अगला है देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समझौते की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। अगला है उपयुक्त समिति की अनुशंकाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। तो 1959 को लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति के आधार। अगला है 1977 में केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति की नियुक्ति की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले बैठाई गई थी, ये अशोक मेहता समिति। 1977 में अशोक मेहता समिति बैठाई गई थी पंचायती राज संस्थाओं की जांच के लिए या कार्यप्रणाली की या ढांचे की सुधार के लिए। तो अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज की संकल्पना की थी और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की संकल्पना की थी। यही बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन वर्तमान समय में हो रहा है। अगला है पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कितने स्तरीय है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है।
पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? सबसे निम्नतम स्तर पर ग्राम पंचायत या पंचायत, सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद पंचायत समिति है, उसके बाद जिला पंचायत। 3 स्तरीय है, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला है पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद है, जिला परिषद। अगला है देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को, है ना, तो क्या कह रहे हैं, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों ने सर्वप्रथम स्वीकार किया था? तो किन राज्यों ने सर्वप्रथम स्वीकार किया था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। राजस्थान में लागू कर दिया गया और उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्यों में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कार्यरत है, यानी कह रहा किन किन राज्यों में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कार्यरत है। तो यहाँ इसमें होगा 2 स्तरीय, इसमें 1 स्तरीय, या दिल्ली और पांडिचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अगला है, निम्न में से किस राज्यों में केवल 1 स्तरीय पंचायती राज कार्य है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आया है कई बार। तो 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ है? तो आपके त्रिपुरा में है, केरल में है और जम्मू कश्मीर में है। सभी राज्यों में, त्रिपुरा, केरल, जम्मू कश्मीर में 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अगला है, विभिन्न राज्यों में पंचायत समिति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। प्रश्न 926 से 930 की सूची फर्स्ट सेकंड से मिलान करिए। यानी कि जिन जिन राज्यों में पंचायती राज समिति या पंचायत समिति के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग राज्यों में पंचायत समिति के अलग अलग नाम हैं, तो किस राज्य में कौन कौन से नाम हैं यही देखते हैं। तो आंचलिक परिषद जो है ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। वहाँ पे पंचायत समिति का नाम क्या है? आंचलिक परिषद, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तालुका परिषद जो है ये गुजरात में है, तालुका परिषद। जनपद पंचायत, तो जनपद पंचायत कहाँ पे है? जनपद पंचायत जो है कर्नाटक में है ना। तालुका विकास परिषद कहाँ पे है? तो तालुका विकास परिषद है, तालुका विकास परिषद जो होगा तालुका विकास परिषद जो होगा वो, चलिए अभी देखते हैं, इसमें अभी मैच हो जाएगा। हाँ, तालुका विकास परिषद अभी देख रहा हूँ। हाँ, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है? पंचायत संघ परिषद जो है, पंचायत संघ परिषद कहाँ पे है? तो पंचायत संघ परिषद तमिलनाडु में है ना, पंचायत संघ परिषद तमिलनाडु में। आंचलिक पंचायत समिति कहाँ है? तो आंचलिक पंचायत समिति जो है ये असम में है, आंचलिक पंचायत समिति जो है असम में है ना। तो गुजरात हो ही गया, कर्नाटक। हाँ, तालुका विकास परिषद जो मैं पूछ रहा था, तालुका विकास परिषद जो है मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में तालुका विकास परिषद। इस तरह से प्रत्येक राज्यों की अपनी पंचायत समितियों के नाम अलग अलग हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो सामान्यतः कितने प्रकार के सदस्य होते हैं पंचायत समिति में? एक पदेन सदस्य होता है, सही है, सहयोगी सदस्य होता है, सहयोजित सदस्य होता है, सहयोजित, तो तीनों होते हैं, इसमें से सभी हैं। अगला है, विभिन्न राज्यों में जिला परिषदों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। चलिए इसको भी देखते हैं कि जिला परिषद जो सबसे बड़ी इकाई है पंचायत समिति की, तो जिला परिषद को पूछ रहा है कि किन किन राज्यों में किस किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों के जो नाम हैं
तो उत्तर प्रदेश में जिला परिषद जो होती है जिला परिषद के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है ना। जिला परिषद का चुनाव होता है, अभी तो पंचायत का जो चुनाव है बीता है अभी हाल ही में, तो उत्तर प्रदेश में जिला परिषद ही होती है। गुजरात में जो होती है जिला पंचायत होती है ना। अमूमन हम लोग जिला पंचायत ही कहते हैं, तो जबकि उत्तर प्रदेश में जिला परिषद होता है ना। असम में क्या होता है, असम में महाकोमा परिषद होता है ना। असम में जिला परिषद का क्या नाम है, महाकोमा परिषद। कर्नाटक में क्या नाम दिया गया है, कर्नाटक में जिला विकास परिषद नाम दिया गया है। तो इस तरह से नाम जो है उसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम। तो ठीक है साथियों, जैसा कि मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये इसके बाद आपके भारतीय राज्य व्यवस्था से एक वीडियो और बनाऊंगा, और उसके बाद मैं पुनः डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों के साथ जो है आपका जो फेस टू फेस जो क्लास होगा वो मैं लेने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।